जय हिंद दोस्तों। क्विक रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं साइंस के सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पे। दोस्तों मैं हुदीप पटेल और आप जुड़ चुके हैं अपने फेवरेट चैनल नवोदया वॉरियर्स पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसिड बेस सॉल्ट देन रिएक्शन ऑफ वॉरियर्स फॉर्म ऑफ मेटल्स विथ एसिड एंड बेसिस एटसेट्रा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास 10th की साइंस की टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। दोस्तों फर्स्ट पेज में जो कि एक आईएमपी चीज़ दे रखी हुई है जो कि हम जानते हैं लेकिन फिर भी उसको रिवाइज करना ज़रूरी है, ठीक है, जो कि एसिड और बेस के बारे में। इनकी एसिड जो कि स्वार यानी कि टेस्ट में खट्टे होते हैं, देन वो कलर चेंज करते हैं लिटमस का ब्लू से रेड में, ठीक है। एंड बेस जो कि स्वाद में यानी कि टेस्ट में बिटर यानी कि कड़वे होते हैं, जो कि लिटमस पेपर का रेड से ब्लू कलर में कन्वर्जन कर देते हैं, ठीक है। ये दोस्तों याद रखिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे कलर को लेके कंफ्यूज रहते हैं, जो कि मैं भी कभी हुआ करता था, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को भी यह प्रॉब्लम हो, ठीक है। उसके बाद है लिटमस और टर्मरिक, जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर रखा हुआ है, जो कि दोनों इंडिकेटर ही है जो कि एसिड और बेस सॉल्यूशन को चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये जो डू यू नो बॉक्स है उसके अंदर भी लिटमस सॉल्यूशन के बारे में दे रखा हुआ है कि लिटमस सॉल्यूशन इज़ नथिंग बट इट्स अ पर्पल डाई जो कि लाइकेन से एक्सट्रैक्ट की जाती है, ठीक है। जो लाइकेन है वो थैलोफाइटा डिवीज़न से बिलोंग करता है, जो कि एक इंडिकेटर है, ठीक है। जब लिटमस सॉल्यूशन ना कि एसिडिक और ना ही बेसिक होता है तब उसका कलर पर्पल होता है, ठीक है, यानी कि पर्पल होता है, इसलिए उसको पर्पल डाई भी बोला जाता है। इसको ही हम एसिड बेस इंडिकेटर बोल सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। दोस्तों यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चन जो मैं हर बार कहता हूँ आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। देन उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं एसिड और बेसिस की कुछ एक प्रॉपर्टी दे रखी हुई है जिसको हमें पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखी हुई है वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी कि दोस्तों अगर किसी चीज़ का ऑर्डर चेंज होता है, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को अगर कोई सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं, हमें पता नहीं है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन हम उसकी जो स्मेल है उसको जो या उसका जो ऑर्डर है जो चेंज हो जाता है उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की जो डेफिनेशन है वो मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखी है, जो कि सम सब्सटेंस whose order changes in acidic और बेसिक मीडिया, these are called olfactory indicators, ठीक है। दोस्तों इसका एग्जांपल रहेगा ओनियन, जो कि आपको याद रखना है, यहाँ नीचे मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक है। देन उसके बाद का पॉइंट है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल, यानी कि एसिड और बेस जो कि दोनों मेटल के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं तो उनका रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंटल फिगर दे रखा हुआ है जो कि जिंक ग्रेन्यूल्स का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है, जो कि फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज पर ही दे रखा हुआ था, ठीक है। उसको यहाँ पर रिपीट किया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, यानी कि मेटल को अगर एसिड के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलती है, ठीक है। ये इसका कंक्लूजन रहेगा। सेम थिंग यहाँ पे हमें दे रखी हुई है कि जब मेटल होता है वो रिएक्शन में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, ठीक है। इसी वजह से हमें एज अ प्रोडक्ट सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस अलग से मिलती है। यहाँ पे देखिए जो जनरल फॉर्म दे रखा हुआ है कि अगर एसिड और मेटल दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा हुआ है एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी कि अगर हम एसिड और मेटल को अगर रिएक्ट करवाते हैं या मेटल को एसिड में प्लेस करते हैं तो हमें एज अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस जो यूल होता है वो सेपरेटली भी मिलता है, ठीक है। देन उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन गैस जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तब मिलता है, लेकिन ये चीज़ सभी मेटल के केस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यानी कि ये चीज़ कुछ ही मेटल के केस में होती है। देन उसके बाद है हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि आपको रिएक्शन दे रखी हुई है जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर, ये मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में भी बताया था कि स्लैंग लाइम और क्विक लाइम में कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पर ही वही है लाइम वाटर यानी कि स्लैंग लाइम जो है कैल्शियम हाइड्रोजन
सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा CaOH ट्वाइस, जब उसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं तो हमें वाइट प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी, ठीक है। अ वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज नोन एज प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट एज अ प्रेसिपिटेट मिलेगा, प्लस वाटर भी मिलेगा, ठीक है। देन उसकी बात की रिएक्शन उसके जैसी सेम है, लेकिन आपको चीज़ ध्यान क्या रखनी है, यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है जो कि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब आपको एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा कि व्हाट विल हैपन इफ़ वी पास अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू अ लाइम वाटर, देन अगर वो यही पूछते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ़ वी पास अ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू अ लाइम वाटर, देन उसका आंसर सिंपल रहेगा कि हमें वाइट प्रेसिपिटेट जो कि कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। लेकिन अगर वहाँ पर ये चीज़ बताई जाती है कि व्हाट विल हैपन इफ़ वी पास अ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू अ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए हमें प्रोडक्ट जो कि अलग ही मिल रहा है, जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जनरल फॉर्म है वो आप देख लीजिए कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है। दोस्तों एक जनरल बात सोचने जैसी है, यानी कि आपको दिमाग दौड़ाना है कि अगर आप कोई भी रिएक्शन करें, चाहे वो एसिड के साथ हो या बेस के साथ, लेकिन आपको सॉल्ट तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। देन उसके बाद का टॉपिक है हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अब सिंपल सी बात है, एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, और जब दोनों ऑपोजिट जब मिलते हैं, आप फिजिक्स में भी देखते होगे, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। यानी कि मैग्नेट के अगर दो अलग अलग पोल को पास लाया जाए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बस सेम थिंग यही यहाँ पर दी हुई है कि अगर हम एसिड और बेस दोनों को अगर मिलाते हैं तो वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देंगे और खुद न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। यहाँ पे दोस्तों मैंने हाईलाइट ये जो डेफिनेशन कर रखी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जो जनरल फॉर्म दिया हुआ है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। और ये आपको एक एग्जांपल ज़रूर याद रखना है, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स की ये डेफिनेशन या 2 मार्क्स की यहाँ से कंपलसरी पूछी जाती है, दैट इज़ व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड गिव वन एग्जांपल, ठीक है। ये जो एग्जांपल है वो याद नहीं रहता, लेकिन ये NCERT में सबसे सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है, जो कि है NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो उसको आप याद रखिएगा। देन उसके बाद का टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विथ एसिड। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर ये जो रिएक्शन होती है अगर मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ, तो हमें सॉल्ट और वाटर, ये दोस्तों ये देखिए सॉल्ट तो हमें सब में मिलेगा ही मिलेगा, और वाटर भी मोस्ट ऑफ केस में मिलता है जब एसिड की बात आती है, ठीक है। जब कॉपर क्लोराइड ये जो सॉल्यूशन बनता है, कब बनता है कॉपर, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि जब रिएक्शन में कॉपर प्रेजेंट होता है तब जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसका कलर कि कॉपर क्लोराइड, जिसमें कॉपर क्लोराइड जो हम मिलते हैं CuCl2, उसका कलर कौन सा रहेगा, ग्रीन कलर। दोस्तों यहाँ से 1 मार्क्स में डायरेक्ट ही कलर पूछ दिया जाता है कि इस सॉल्यूशन का कलर कैसा रहेगा, ठीक है। जैसे कि कॉपर सल्फेट का ब्लू रहता है, ये आपको एक दूसरा मिल गया जो कि कॉपर क्लोराइड का ग्रीन रहता है, ठीक है, यानी कि ब्लू ग्रीन रहता है, जो आपको याद रखना है। देन उसके बाद है रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस। दोस्तों ये जनरल जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। जब एसिड और बेस के बीच में जब डिफरेंस, जो कि हर बार यानी कि हर 2 साल में एक आध बार या कंपलसरी होता ही है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3-4 पॉइंट मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए अगर डिफरेंस 3 मार्क्स का पूछा जाता है तो आपको 6 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, जो कि शॉर्ट एंड स्वीट यानी कि एक आध वर्ड में होते हैं। जैसे कि उसका टेस्ट है, ठीक है, उसका टेस्ट हो गया, नहीं ये जो लिटमस वाला चेंज होता है, कलर चेंज हो गया, देन ये मेटलिक और बेसिक ऑक्साइड हो गए, ठीक है, ये 3 मिल गए, ऐसे ही आपको कई मिल जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद बताया गया है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन, ठीक है। तो हैविंग कॉमन आपको देखना है, ये जो आपको जो एक्सपेरिमेंटल फिगर दे रखा हुआ है उस पर से आपको आइडिया आना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है, यानी कि बात आ रही है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। अब आप मिनरल वाटर ले,
एकदम मिनरल यानी कि प्योर मिनरल, ठीक है, अगर उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करने का ट्राई करेंगे तो नहीं होगी, बिल्कुल ही नहीं होगी, क्योंकि मिनरल वाटर जो आप लेंगे जो एक्सपेरिमेंट करते वक्त उसमें एक भी आयन मौजूद नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप पानी ले तो हम जनरली हम जो यूज़ में लेते हैं उसको ही बस अब मतलब हम जो डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं वाटर, वही वाटर लेना है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो मैं आपको इसका रीज़न भी बता देता हूँ। और ये अगर मतलब इसका रीज़न दीजिए, ऐसा कोई प्रश्न एग्जाम में यहाँ से बनता है तो उसका आंसर भी इस तरह लिखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि जो प्योर वाटर यानी कि हम जो डेली यूज़ में जो वाटर लेते हैं, अगर उस वाटर को हम रनिंग वाटर लेते हैं, ठीक है, या रेन वाटर एज ए कंसिडरेशन में लेते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन आयन मौजूद होंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। बस सेम थिंग इज़ हैपनिंग केस ऑफ एयर। अगर वाटर है जो अगर आप उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दें ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, तो उधर से चाहे वो आप प्योर वाटर ले लें, अगर उसमें आप थोड़ा सा एसिड डाल दें तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू कर देगी, ठीक है। क्योंकि जैसे ही एसिड अंदर आएगा वाटर में तो वो H3O+ बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। वहाँ से इसी की वजह से यह कि हाइड्रोनियम आयन जो H3O+ बनता है, बस उसी की वजह से उस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, मीन्स चूँकि ग्लूकोज और एल्कोहल जिनमें से करंट फ्लो नहीं करता, आप ये देखिएगा मैंने हाईलाइट कर रखा है, ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू अ एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयन। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, जैसे वाटर में आप एसिड डालेंगे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, ऐसा एसिड की वजह से हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एसिड के आयन है जो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में मदद करते हैं, ठीक है। उसका रीज़न भी दे रखा है कि एसिड कैसे हेल्प करते हैं, तो ये देखिए वो भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है कि एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस H+ इन अ सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए जो एसिडिक मतलब एसिड की ये प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है, और बेसिक की ये प्रॉपर्टी के वो OH- आयन रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये H+ आयन की वजह से सॉल्यूशन में से करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। देन व्हाट हैपन्स टू एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंटल फिगर दे रखी हुई है, प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन मैंने आपको जो चीज़ बताई थी वो मैंने अंडरलाइन कर रखी है कि HCl + H2O, यानी कि अगर आप एसिड में H2O मिलाते हैं, यानी कि या फिर एसिड में H2O, सॉरी ये गलत कह दिया मैंने, आपको H2O में एसिड को मिलाना है, ठीक है। कभी भी एसिड में पानी को नहीं मिलाना है, पानी में एसिड को मिलाना है, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ऐसा करने पर आपको H3O+ आयन मिलेगा प्लस Cl- आयन भी मिलेगा। ये H3O+ जो बनता है, ठीक है, यानी ये किससे बना है, ये जो H2O है लेफ्ट साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड, उसमें से एक H निकल कर यहाँ पे सॉरी ये जो HCl का H है वो निकल कर H2O में मिल जाएगा, जिससे एक H बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ऊपर प्लस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप ये देख लीजिएगा कि प्लस का साइन कैसे आया, ठीक है। देन उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो नीचे ये दे रखा हो कि बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड यानी कि OH- आयन इन वाटर, बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कालीज, ठीक है। तो जब एसिड वाटर में डाला यानी जब एसिड वाटर में डाला जाता है तो वो H+ आयन रिलीज़ करता है, और जब बेस को वाटर के साथ मिलाते हैं तो वहाँ पे OH- आयन रिलीज़ होता है, ठीक है। एंड ये डू यू नो वाला बॉक्स फिर से, ये एल्काली कुछ नहीं है, वो भी एक टाइप का बेस है जिसका अगर हम टच करने पर हमें सोपी सा, यानी कि जब हम साबुन को टच करते हैं तो उस वक्त जो फीलिंग आती है वो वाली फीलिंग यहाँ पे आती है, ठीक है। और बिटर यानी कि कड़वा होता है, देन कोरोसिव भी होता है, ठीक है। देन उसके बाद ये जनरल फॉर्म जो मैंने बॉक्स बना दिया है वो आप देख लीजिएगा कि एसिड और बेस को मिलाते हैं हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है, ठीक है। तो एसिड और बेस में कैसे एक्सचेंज होता है वो भी मैंने बताया, मतलब यहाँ पे NCERT में जो बताया हुआ है कि H2O कैसे अलग अलग निकलेगा, उसका एग्जांपल भी दे रखा हुआ है, ठीक है। और नीचे बताया हुआ है कि H2O जो कि एसिड और बेस की रिएक्शन के वक्त जो निकलता है, ठीक है, वो कैसे निकलता है कि एसिड का H+ और बेस का OH- आयन मिलकर H2O बनाते हैं, ठीक है। देन उसका ये जो आपको फिगर
मीन्स आपको ये जो इंडिकेटिव डायग्राम दे रखा है कि अगर ये साइन दे रखी हुई है तो इसका मतलब क्या है, यानी कि एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है या बेसिक है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये केमिस्ट्री लैब में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। दैन उसके बाद दे रखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। दोस्तों फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक्सोथर्मिक क्या है, यानी कि ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर कोई रिएक्शन करते वक्त उसमें से अगर हीट इवॉल्व होती है तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप पानी को एसिड में डालोगे तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी जो आपको जला भी सकती है, ठीक है। इसी वजह से हमें वाटर में एसिड को डालना चाहिए, ठीक है, ना कि वाटर में एसिड को डालना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। Then mixing an acid or a base with a water result in a decrease in the concentration of ions per unit volume. Such process is called dilution and the acid or base is said to be diluted. यानी कि अगर आप वाटर में एसिड और बेस को डालते हो तो जो एसिड होता है उसके अंदर जो H+ और बेस में OH- की जो पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि जो उसका मात्रा होगा या डेंसिटी वो कम हो जाएगी, ठीक है, तो डाइल्यूट हो जाएगा। ये जनरल सी बात है। अगर आप पानी में एसिड को डालोगे तो उसको जो मतलब जलाने की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी, ठीक है। आप घर पे भी देखते होगे जब एसिड डालते हैं, जब हम बाथरूम साफ करते हैं तो एसिड डालने के बाद जब पानी डालते हैं तो उसमें ज़्यादा मतलब जो वेपर है वो बाहर आती है, ठीक है, जो एग्जॉस्ट होती है। तो सेम थिंग यहाँ पर आपको देख लेनी है। तो उसके बाद आता है इंटेक्स क्वेश्चन जो आपको खुद करने हैं। देन उसके बाद आता है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि एसिड और बेस कितने स्ट्रॉन्ग है वो हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम एक स्केल दिए हुए हैं जिसको हम पीएच स्केल बोलते हैं, यानी कि एसिड और बेस जिनकी पीएच फिक्स होती है, यानी कि 0 से 14 तक हमें जाना है, ठीक है। कि 0 से 7 तक जाएंगे तो एसिडिक, देन 7 पे न्यूट्रल, देन 8 to 14 पे जाएंगे तो हमें बेसिक मिलेगा। यानी कि जो 0 पर है वो सबसे एसिडिक होगा और जो 14 पे है वो सबसे बेसिक होगा, ठीक है, और जो 7th पे है वो सबसे न्यूट्रल होगा। और स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड अ पीएच स्केल। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पीएच स्केल है वो हमें एसिड और बेसिक यानी कि जो एसिड और बेसिक जो सॉल्यूशन है उनके बारे में पता लगाने के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए एसिड यानी मीन्स आपको पीएच स्केल के बारे में क्लियर कट बताया हुआ है कि द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, यानी कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसकी पीएच 7 होती है। अगर उससे लेस है तो उसको एसिडिक सॉल्यूशन कहा जाता है, अगर उससे ज़्यादा है तो उसको बेसिक कहा जाता है, ठीक है। जैसे ही हम लेफ्ट से राइट साइड बढ़ते हैं, यानी कि स्केल की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप लेफ़्ट से राइट साइड बढ़ोगे वैसे OH माइनस आयन कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है, यानी कि बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। देन उसके बाद ये टेबल है आप देख लेना। देन उसके बाद सब अगर हम जनरल सॉल्यूशन देखें उसकी पीएच दे रखी हुई है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH की 14 जो कि सबसे बेसिक है, और गैस्ट्रिक जूस जिसकी पीएच होती है 1.2। देन उसके बाद लेमन जूस हम जो नींबू पानी पीते हैं उसकी 2.2। देन प्योर वाटर एंड ब्लड की होती है 7.4। देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होती है 10। दोस्तों हमारी बॉडी है जिसको वर्क करने के लिए 7.8 पीएच चाहिए, ठीक है। अंडर दिस पीएच वो अपना काम करेगी। और अपने जो ब्लड है उसका पीएच कितना है जो कि 7.4 आपको गिवन है, जो आपको याद रखना है, ठीक है, फॉर द जीके। देन एसिड दैट गिव राइज टू मोर H+ आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहाँ पे आता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ठीक है। सेम इन केस ऑफ बेस ऑल्सो, अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक बेस, ठीक है। तो जिसके अंदर H+ की आयन मतलब H+ आयन की मात्रा ज़्यादा होगी उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, और जिसमें कम होगी उसको वीक एसिड बोलेंगे, ठीक है। सेम इन केस ऑफ बेस दैट a base which has a higher concentration of OH- ion are called a strong base, and those who have a less OH- concentration known as weak base, ठीक है। देन हमें पीएच का इंपॉर्टेंस बताया गया है अपनी डेली लाइफ में कि जो प्लांट और एनिमल, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारी बॉडी है उसको काम करने के लिए 7.0 to 7.8 पीएच चाहिए ही चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक IMP क्वेश्चन यहाँ से हर साल बनता है, व्हाट इज एसिड रेन।
कि एसिड रेन क्या है, यानी कि जब रेन वाटर है उसकी पीएच जब 5.6 से नीचे चली जाती है तो उसको एसिड रेन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कैसे होता है अब सुनिए। ये जो हम पॉल्यूशन कर रहे हैं जो उसका, या फिर पॉल्यूशन, या फिर इसको जो सल्फ़र सोर्स है जिसमें से सल्फ़र गैस निकल है या सल्फ़र डाइऑक्साइड ऐसी जो हानिकारक गैसें निकलती है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जब बारिश होती है, जब रेनिंग होती है, तब उसके बाद जब पानी आएगा ऊपर से नीचे तक तो अपने रास्ते में आने वाली सभी गैस को मिलते मिलते आएगा। तो जब वो नीचे ज़मीन तक आएगा तब तक वो पानी पूरा एसिडिक हो चुका होगा। ठीक है, यही पानी जब नदी में मिलता है तब, या नदी या कोई भी जो वाटर रिसोर्सेज में मिलता है तो उसकी पीएच को भी ये अफेक्ट करता है, जिसके कारण उस रिसोर्स में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ एसिड रेन, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं व्हेन अ रेन वाटर मिक्सेस विद द harmful gases present in the atmosphere and its pH goes to the 5.6 is called acid rain। ठीक है, और उसके इफ़ेक्ट पूछेंगे तो ये आपको पूरा बता देना है कि जब पानी मतलब एटमॉस्फेयर से मतलब एटमॉस्फेयर से होते होते आता है तो वहाँ पे हार्मफुल गैसेस के साथ मिक्स होते आता है, जब फिर उसके बाद यहाँ से वाटर रिसोर्सेज में जाएगा देन उसकी पीएच को भी अफेक्ट करेगा। देन वो पीएच चेंज जो होगी रिसोर्सेज की वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है उसको अफेक्ट करेगी। ठीक है, देन उसके बाद है एसिड इन अदर प्लैनेट्स, यानी कि ये जो डू यू नो वाला बॉक्स है उसमें आप देखिए कि वीनस जो कि एक ग्रह है उसके बारे में बताया गया है कि उसका जो वातावरण है जो येलोइश क्लाउड किसकी वजह से है, वो कि सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से है। ठीक है, इसीलिए उसका अपीयरेंस येलो है। देन उसके बाद दिया गया है व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, यानी कि दोस्तों जो ज़मीन होती है जहाँ पे हम खेती करते हैं या जहाँ पे हम प्लांटिंग करते हैं, तो प्लांटिंग ऐसी वैसी ज़मीन पे नहीं होगी, उसको भी अपने ग्रोथ के लिए एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए। ठीक है, तो कुछ एक जगह एसिडिक होगी या कुछ जगह बेसिक होगी। तो एक बात याद रखिए, हम कुछ बार आपने देखा होगा कि कई फार्मर्स जो चूना डालते हैं, ठीक है, अपने खेतों में, वो किस वजह से, क्योंकि वो ज़मीन है उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एक ज़मीन को भी अपने ग्रोइंग के लिए पर्टिकुलर पीएच चाहिए। ठीक है, देन पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वो दे रखी है। तो दोस्तों हमें कई बार एसिडिटी हो जाती है, यानी कि हमारे स्टमक में जो HCl गैस रिलीज़ होती है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, उसको एसिडिटी बोलते हैं। तो उसको स्टॉप करने के लिए हम एंटासिड लेते हैं, यानी कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हम इनो खाते हैं वो कुछ नहीं है, वो इट्स अ बेस। ठीक है, तो जब एसिड अंदर प्रोड्यूस हुई है HCl, जब उसमें बाहर से बेस डालेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमें राहत मिलेगी। लेकिन अगर दोस्तों आप ज़्यादा इनो ले लोगे या ज़्यादा बेस इंटेक कर लोगे तो आपको फिर बेसिसिटी हो जाएगी, मीन्स आप ज़्यादा बेस अंदर डालोगे तो वहाँ से यानी कि एसिडिटी बढ़ जाएगी। आप जितना ज़्यादा बेस डालोगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उतना ही ज़्यादा सामने से एसिड भी रिलीज़ होगा। ठीक है, तो आपकी एसिडिटी बढ़ भी सकती है, इसको ध्यान में रखिएगा। देन पीएच चेंज इज़ द कॉज ऑफ टूथ डिके। ठीक है, तो टूथ डिके यानी कि दांत हमारे टूटने कब, यानी कि गिरना कब स्टार्ट होता है, जब हमारे मुंह की जो पीएच है वो 5.5 से नीचे चली जाती है। ठीक है, वैसे ही हमारा एनिमल जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, ठीक है, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं करता, लेकिन जब उसकी पीएच जब 5.5 से नीचे चली जाती है तो वो कोरोड होना शुरू हो जाता है। अब आप सोचेंगे ये कैसे होता है, तो हमारे खाने के बाद जो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो सिक्रेशन करते हैं अपना, जिसकी वजह से मुंह में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और उसकी पीएच डाउन हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू अ केमिकल वेयरफेयर। इसका मतलब है कि कुछ एक प्लांट और एनिमल है, जैसे कि हमें मधुमक्खी ने काट लिया, ठीक है, या चींटी ने काट लिया, तो क्या होगा, हमें जलन होगी। वो किस वजह से, कि जैसे ही वो हमें डंक मारती है तो हमारे अंदर एसिड इंजेक्ट करती है। ठीक है, जैसे कि अगर मधुमक्खी ने काटा तो वो अगर यह हाँ मधुमक्खी ने अगर काट दिया तो वो फॉर्मिक एसिड जैसे कि एंट रिलीज़ करती है वो डाल देगी। ठीक है, यानी कि और अगर हम देखते हैं हम कुछ पौधों को अगर टच करते हैं या फिर उसके कांटे में लग जाते तो हमें जलन होती है, तो वो हमारे शरीर में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से हमें जलन होती है। ठीक है, दोस्तों एक तरीका है, मतलब नुस्खा, जब हम हॉस्टल में थे हमारे एक दोस्त को अगर
तब मधुमक्खी ने काट लिया था बहुत सारी। हमने कुछ नहीं किया, बस उसको ले गए और टूथपेस्ट लगा दी जहाँ पे काटा था, ठीक है। जहाँ जहाँ पे काटा था, हाथ, मुँह और सभी जगह पे हमने टूथपेस्ट लगा दी। तो टूथपेस्ट नथिंग, इट्स अ बेस, ठीक है। तो जैसे मुँह में ऐसे हम सुबह ब्रश करते हैं तब क्या होता है, पूरी रात जब बैक्टीरिया हमारे एसिड रिलीज़ करते हैं मुंह में, तो अपनी पीएच, वो माउथ की पीएच जो कम हो जाती है, ठीक है, तो एसिडिक हो जाता है। और जैसे हम ब्रश करते हैं तो एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। देन वी फील अ फ्रेश माउथ, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे बॉक्स में दे रखा है। देन उसके बाद सम नेचुरल ऑकरिंग एसिड आपको दे रखे हुए है, सोर्स और एसिड, ये आपको याद कर लेना है। ये एग्जाम में यहाँ से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देन आता है इंटेक्स क्वेश्चन, जो आपको देख लेना है खुद। देन सॉल्ट्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जिसकी फैमिली ऑफ सॉल्ट। दोस्तों कुछ एक चीज़ इसमें ऐड की गई है जो हमारे वक्त नहीं थी, ठीक है। देन पीएच ऑफ सॉल्ट्स, ये जो ऊपर की जो सेम रहेगी, जो हम पीएच स्केल के वक्त जो पढ़े थे, बस उसको कंसिडरेशन में रखना है। वही चीज़ यहाँ पे दे रखी हुई है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस जो मैंने आपको बता दिया है वो यहाँ पे दे रखा हुआ है। देन इसके बाद है केमिकल फॉर्म ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या है, NaCl, जो हम हर रोज़ यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो कुछ एक जगह ये जो कॉमन सॉल्ट है वो गट्ठे की तरह, यानी कि जो हम पत्थर बोलते हैं, ये रॉकी फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम ब्राउन और रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। देन इसके बाद देखें तो कॉमन सॉल्ट रो मटेरियल फॉर केमिकल्स देख लीजिएगा। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और वही सब की बात की गई है। दोस्तों यहाँ से अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ से हर साल 3 मार्क्स का एक प्रश्न बनता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा हुआ है, ठीक है। इस सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ अ सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोज टू फॉर्म अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, जब वो वाटर की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है तो वहाँ से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है। जो क्लोरीन हमें एनोड पर मिलेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें कैथोड पर। तो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंटल फिगर दे रखी हुई है, ठीक है, जो ध्यान रखिएगा आप। देन उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि CaOCl2, ठीक है। द क्लोराइन व्हेन अ क्लोराइन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलेगा, उसमें अगर हम क्लोराइन गैस को पास करवा देते हैं तो हमें CaOCl2 मिल जाता है, ठीक है। यानी कि CaOCl2 मिल जाता है, ठीक है। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है, अ ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोराइन ऑन अ ड्राई स्लैंक लाइन। दोस्तों यहाँ से हमारे वक्त ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ ब्लीचिंग पाउडर एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये लिखना था सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोराइन गैस ऑन अ ड्राई स्लैंक लाइन, यानी कि CaOH ट्वाइस, ठीक है। और उसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो लिखनी थी, ठीक है। बस यही आपको ध्यान रखना है। देन ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ दे रखा है आपको, कॉटन इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में किए जाते हैं। देन लॉन्ड्री में, देन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। देन जो हमारा पानी है उसको जम से फ्री करने के लिए भी यूज़ में लिया जाता है, तो ठीक है। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको ऐसे ही पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ ब्लीचिंग पाउडर या इसको कैसे बनाया जाता है, देन उसके यूजेस लिखिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसकी डेफिनेशन याद करनी है, उसकी केमिकल रिएक्शन और इनके यूज़, यानी कि आपको 3 मार्क्स इसके ही मिलेंगे, ठीक है। या फिर उसका मार्किंग स्कीम इस तरह रहता है कि आपको डेफिनेशन के 1 मार्क्स, मतलब डेफिनेशन प्लस रिएक्शन का 1 मार्क्स दिया जाएगा और यूजेस के 2 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये देखना है। देन उसके बाद है बेकिंग सोडा। द बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास, यानी कि हम जो पकौड़ा खाते हैं, ठीक है, वो बहुत खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। वो किसकी वजह से, हम बेकिंग सोडा मम्मी उसमें ऐड कर देती है, ठीक है, उसी की वजह से हमें वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, वो है NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। वो देखिए अब कैसे बनता है कि अगर हम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड में H2O प्लस CO2 प्लस NH3 यानी कि अमोनिया डाल दे तो हमें अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा, ठीक है। और अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप हीट की प्रेजेंस में अगर ब्रेक डाउन कर दोगे तो वहाँ से हमें सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन उसके बाद बेकिंग सोडा के यूज़ दे रखे हैं, तो क्या होता है वो आप देख लीजिएगा। बेकिंग सोडा के यूज़ दे रखे हैं आपको फॉर मेकिंग अ बेकिंग पाउडर।
हाँ, हमारे वक्त यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ बेकिंग पाउडर। तो आपको ये दिखना है कि इट्स अ मिक्सर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे वक्त पूछा गया था कि व्हाट इज़ बेकिंग सोडा। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, सब लोग ने यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है वो लिख के आ गए थे। ठीक है, तो सबके मार्क्स चले गए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गलती आप मत कीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज़ बेकिंग सोडा एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। ठीक है, इन यहाँ पे आपको इसकी रिएक्शन दे रखी हुई है। ठीक है, तो आपको देख लेनी है। और इसमें ये जो CO2 गैस जो रिलीज़ हो रहा है वो किस में यूज़ हो रहा है, जो हम केक बनाते हैं वो फुल थिक ऐसे केक, बस ये CO2 गैस की वजह से। ठीक है, तो उसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। देन उसके बाद है उसके यूजिंग दे रखी हुई है। देन उसके बाद है वॉशिंग सोडा यानी कि Na2CO3 10H2O। दोस्तों यहाँ पे जो पीछे 10H2O आपको दिख रहा है वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जो आपको देख लेना है, यानी कि Na2CO3 प्लस 10H2O गिव्स Na2CO3 10H2O। ठीक है, यानी कि जब Na2CO यानी कि सोडियम कार्बोनेट को अगर वाटर के साथ मिलाएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें वाटर कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, जो कि एक बेसिक सॉल्ट होगा। देन उसके बाद उसके यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो 10H2O क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो वो ये है जो मैंने आपको बताया कि वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, देन उसके बाद वॉशिंग सोडा के यूज़ दे रखे हुए हैं। ठीक है, जो कि ग्लास सोप बनाने में यूज़ होता है। देन बोरेक्स बनाने में। देन उसके बाद क्लीनिंग एजेंट यानी कि जो डोमेस्टिक पर्पज़ में हम क्लीनिंग एजेंट की तरह उसे यूज़ करते हैं। देन परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर यानी कि वाटर की हार्डनेस रिमूव करने के लिए भी वो यूज़ होता है। ठीक है, देन उसके बाद एक्सपेरिमेंटल एक फिगर दे रखी हुई है कि रिमूविंग ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि किसी मेटल में से उसके पानी को कैसे निकालें, यानी कि अगर उसको आप सिंपली हॉट कर देते हैं तो वाटर एज अ वेपर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रखी हुई है। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देन आपको ये लिख देना है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा हुआ है हमारे इस बार बिनिट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर यही पूछा गया था कि उधर हमें दिया गया था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि 5H2O या 10H2O ऐसे कुछ दिया गया था और बताया था कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसके साथ प्रेजेंट होता है। तो हमें सिर्फ ये बताना था कि कौन सा CuSO4 या Na2CO3 या CaSO4। लेकिन हालांकि हमारा सही गया है। ठीक है, तो ऐसे देखिए NCERT में से कुछ मतलब ऐसे लाइन में से निकाल कर प्रश्न आपको नीट में भी पूछे जाते हैं, तो आपको NCERT को क्लियरली पढ़ना है। ठीक है, यानी कि CuSO4 5H2O, वैसे ये Na2CO3 10H2O और वैसे ये CaSO4 H2O। ठीक है, जिसको हम जिप्सम कहते हैं। ये जो जिप्सम जो हम अपने घर में POP करवाते हैं यानी कि उसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, जो कि जिप्सम को अगर 273 केल्विन पे अगर हम उनको हीट करते हैं तो उसका वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा और वहाँ से हमें CaSO4 हाफ H2O मिलेंगे। ठीक है, इसको ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो यहाँ से हर बार 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर ये 3 मार्क्स का पूछा जाता है देन हमें पूरा जिप्सम से लेके जिप्सम में से वो कैसे बनता है हमें उसकी रिएक्शन बनानी होगी और उसको लिखना होगा कि जिप्सम का फॉर्मूला, देन एरो मार के ऊपर हीटिंग करेंगे, मतलब इतनी जो कंडीशन हमें दे रखी हुई है 373 केल्विन पे, तो हमें CaSO4 हाफ H2 मिलेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे रिएक्शन भी दे रखी हुई है। देन उसके बाद एंड टेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके देख लेना है। देन उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त होता है और हमें ये जो पिंक बॉक्स में दिया हुआ है वो मैं आपको हर बार बोलता हूँ, अगर आपके पास लास्ट में टाइम नहीं है तो एक बार इसको पढ़ के ज़रूर जाए, इसमें से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा और जय श्री कृष्ण।